नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि चैनल पर एक सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम आईटीआई टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे थे, तो ये दोस्तों उसके आगे की वीडियो है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप पहले उन वीडियो को जरूर से देखिएगा। और अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। और अभी यूपी मेट्रो यानी यूपीएमआरसी का एग्ज़ाम है, और जिनका एग्ज़ाम नहीं भी है वो भी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो या ना हो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पे, तो आप इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तब भी आप चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सीरीज और डिटेल क्लासेस वगैरह देखने को मिलती है, तो आप सभी लोग चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पावर ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू हीट सिंक। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है जो एक पावर ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो कौन सा पार्ट होता है। हमने सभी लोगों ने देखा है कि जो पावर ट्रांजिस्टर होता है उसमें एक बहुत बड़ा हीट सिंक होता है, तो वही हमसे पूछा गया है कि उसमें से कौन सा हिस्सा है। जैसा कि अब ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, बीजेटी की बात करें यहाँ पे, तो जैसे बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है, तो इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो एक हीट सिंक से कनेक्टेड होता है, तो वो हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कलेक्टर टर्मिनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बीजीटी का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एमीटर, बेस, कलेक्टर दिखाया गया है। अब ये तो दोस्तों हीट सिंक की बात हो गई कि कलेक्टर जो होता है वो हीट सिंक से कनेक्टेड रहता है या फिर जुड़ा रहता है। लेकिन आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड कि जो हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो कलेक्टर रीजन होता है उसका साइज सबसे बड़ा क्यों होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो बीजेटी में एमीटर का साइज होता है वो मीडियम होता है, बेस का स्मॉल होता है और कलेक्टर का लार्ज होता है, मतलब कि एमीटर और बेस से बड़ा होता है कलेक्टर का। तो अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि कलेक्टर का जो साइज है वो क्यों बड़ा रहता है, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जितना बड़ा दोस्तों साइज होगा उतनी ही अच्छी तरीके से हीट जो है वो डिसिपेट होगी। तो हीट डिसिपेशन के लिए कलेक्टर का साइज बड़ा रखा जाता है। और अब जहाँ तक हम बात करें इनमें इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स की, तो एमीटर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डोपिंग होती है, बेस में बहुत ही कम डोपिंग होती है और कलेक्टर में मॉडरेट यानी मीडियम लेवल की डोपिंग होती है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 4 बिट कंपैरेटर की आईसी के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी आईसी है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो इसी तरीके से आपसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, डिजिटल से भी पूछा जा सकता है और भी कम्युनिकेशन से भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हमें 4 बिट कंपैरेटर आईसी बताना है, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है IC741। तो क्या IC741 एक 4 बिट कंपैरेटर आईसी है? तो जी नहीं, 741 जो है वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ओपैम्प आईसी है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है LM358, तो ये भी दोस्तों ओपैम्प आईसी ही है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया IC747, तो ये भी एक ओपैम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, लेकिन ये डुअल ओपैम्प आईसी है। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 74LS85। अब देखिए दोस्तों मेजॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी आईसी होती हैं वो सभी 74 से ही स्टार्ट होती हैं, तो आप सभी को याद रखना है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है, और इसी तरीके से आपसे वोल्टमीटर का भी पूछा जा सकता है। तो अगर एमीटर मतलब कि आइडियल रेजिस्टेंस पूछा है वो भी एमीटर का, एमीटर से हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। तो यदि एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस पूछा है तो आप सभी को याद रखना है वो होता है 0 या फिर 0 ओम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो वोल्टमीटर होता है उसका जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज मिनिमाइज्ड व्हेन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो उनमें कोर्स होती हैं उनमें होता क्या है, पतली पतली पट्टी होती है, वो लैमिनेटेड होती हैं। तो बेसिकली वही हमसे पूछा गया लैमिनेशन करने का, मतलब कि लैमिनेटेड कोर का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है। तो हम सभी दोस्तों जानते हैं ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस के बारे में या फिर एडी करंट के बारे में। लैमिनेशन क्या होती है ये इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई तार है, आप सभी लोग जानते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई रहती है, तो हम क्या बोलते हैं वो एक इंसुलेटेड वायर है। तो इसी तरीके से जो कोर होती है दोस्तों, कोर की जो एक एक पत्ती होती है उसको भी हम
लैमिनेटेड कर देते हैं, मतलब कि वो लैमिनेटेड कोर होती है। तो इसकी वजह से होता है क्या है, जो एडी करंट है, एडी करंट लॉस यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रजिस्टर, इनमें से कौन सा रजिस्टर है। तो ऑप्शन दिए गए थर्मिस्टर। थर्मिस्टर दोस्तों एक रजिस्टर है। थर्मिस्टर का मतलब थर्मल प्लस रजिस्टर, मतलब कि जो थर्मल एनर्जी को, मतलब कि हीट को जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करे, तो वो थर्मिस्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को हम पोजीशन ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, इसी को हम पॉट भी बोलते हैं, इसी को वेरिएबल रेजिस्टर भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये वेरिएबल रेजिस्टर का ही प्रकार है। तो ये भी दोस्तों एक रजिस्टर ही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये भी एक रजिस्टर है। तो सभी यहाँ पे रजिस्टर होंगे, ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज मेनली यूज इन वाइड बैंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो बेसिकली इनमें से एम्पलीफायर की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज की जाती है। तो वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो जी हाँ दोस्तों, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है इसी का यूज हम वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं इसको डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरली दोस्तों हमसे ट्रांजिस्टर के जो बेस रीजन होता है उसके साइज के बारे में पूछा गया है कि उसका साइज हम कितना रखते हैं। मतलब कि बेसिकली ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। अगर हम बीजेटी की बात करें, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जिसमें से जो बेस रीजन होता है वो सबसे छोटा रीजन होता है। अब वो छोटा रीजन रखने का कारण क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो एमीटर होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई NPN ट्रांजिस्टर है, तो N, P और यहाँ पे AN। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो एमीटर है वो N टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, मतलब कि इसमें N टाइप मटेरियल्स, मतलब कि N टाइप इम्प्योरिटी देखने को मिलेगी, और बेस में हमें P टाइप देखने को मिलेगी और कलेक्टर में N टाइप। अब बेसिकली P टाइप में होता क्या, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होल्स होंगे, और N टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जब दोस्तों एमीटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कलेक्टर की साइड, तो होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन इन बेस के होल्स में मिलकर रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो वो फिर आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो हम बेस का रीजन इसीलिए छोटा बना देते हैं ताकि मैक्सिमम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एमीटर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेस रीजन को पार करके कलेक्टर में पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। तो इसीलिए हम बेस का रीजन स्मॉल रखते हैं, मतलब बेस का जो साइज होता है वो स्मॉल रखते हैं ताकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमीटर से आके कलेक्टर में प्रवेश कर सकें और रिकम्बाइन ना हो। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस का साइज कितना रखा जाता है। तो हमने अभी पढ़ा है बेस का साइज स्मॉल रखते हैं। तो भाई ऑप्शन दिए गए हैं, बेस का साइज स्मॉल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मीडियम की बात करें तो मीडियम एमीटर का साइज होता है और लार्ज कलेक्टर का साइज होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि इनमें से जो लॉजिक फैमिली दी गई है इनको आप इनकी इंक्रीजिंग पावर डिसिपेशन के आधार पर, मतलब कि कौन कितना पावर खपत करता है उसके आधार पे आप इनको अरेंज करिए। तो वो हमसे पूछा गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जिसमें से हमें दिया गया है ECL, TTL एंड CMOS के बारे में। तो ECL हम सभी जानते हैं एमीटर कपल्ड लॉजिक, TTL का फुल फॉर्म भी हम जानते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक, और CMOS का फुल फॉर्म भी हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों इनमें से सबसे कम पावर कौन खपत करता है, तो वो होता है हमारा CMOS। और ये क्वेश्चन आपसे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसरो के एग्जाम में पूछा जाता है, DRDO के में पूछा जाता है, बार्क में भी पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे कम कौन पावर कंज्यूम करता है वो होता है हमारा CMOS। इसके बाद क्या होता है, फिर होता है हमारा TTL, फिर क्या होता है हमारा ECL। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, CMOS, TTL और ECL। अब यही फास्ट के बारे में पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा होता है हमारा ECL। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ फास्ट है कुछ पावर कम खा रहा है, तो इसका मतलब क्या है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल। हम सभी लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, और मोबाइल फ़ोन में दोस्तों जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर भी दोस्तों ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। अभी CMOS, TTL, ECL वगैरह है क्या, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर ही तो हैं। अब मान लीजिए अगर हमें कोई एक ऐसा फ़ोन बनाना है, ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाना है जिसमें जो बैटरी है वो ज़्यादा चले, मतलब कि जिसमें जो मोबाइल की कंपोनेंट है वो पावर कम ले बैटरी से, तो उस टाइम हम CMOS का यूज़ करेंगे। CMOS में क्या होगा, हमें ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए अगर हमें कुछ हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए अपने फ़ोन से, तो उस टाइम वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि CMOS हमारा फास्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन CMOS हमारा कम पावर भी ले रहा है। तो इस वजह से
कम पावर लेगा तो हमें ज़्यादा बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो उस टाइम हम CMOS का यूज़ करेंगे। ये मैं आपको बेसिक सा उदाहरण समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा फास्ट हो, मतलब बहुत जल्दी स्पीड से बहुत बड़े बड़े टास्क को करे, तो उस टाइम मान लीजिए हमने ECL का यूज़ कर लिया। अब ECL से होगा क्या, बेसिकली वो हमारा मोबाइल फ़ोन उस टाइम काम तो जल्दी करेगा लेकिन पावर भी उतनी ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा, तो उस टाइम हमें हमारे फ़ोन्स में बैकअप कम देखने को मिलेगा। बट ऐसा दोस्तों होता नहीं है, हम मोबाइल फ़ोन्स के प्रोसेसर में CMOS का यूज़ करते हैं, फैब्रिकेशन जो होता है। बट ये मैंने आपको बेसिक आइडिया लगा दिया है। अगर हमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो ECL का यूज़ कर लिया किसी भी डिवाइस में बेसिकली, और यदि हमें पावर बैकअप अच्छा चाहिए तो हम CMOS का यूज़ कर लेंगे। तो ये आपको भी यहाँ पे याद रखना है। फास्टेस्ट का पूछा जाए तो ECL। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। तो हाफ एडर को बनाने के लिए इनमें से आप किन गेट्स का यूज़ करेंगे। तो इसका हम एक सेकेंड सर्किट यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 XOR गेट हैं, ए XOR गेट 1, XOR गेट 2, 2 यहाँ पे एंड गेट हैं और एक यहाँ पे और गेट है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ से जो इतना हिस्सा है ये हाफ एडर का है, और हमसे वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 2 हाफ एडर को मिला के अगर हमें एक फुल एडर बनाना है तो और इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे। तो 2 XOR गेट को यूज़ कर रहे हैं हम, 2 एंड गेट को यूज़ कर रहे हैं और साथ ही में एक और गेट का यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 एंड गेट, 2 XOR गेट एंड 1 और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पैकेजिंग है, बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंपोनेंट को डायरेक्टली PCB पे माउंट कर देते हैं। डायरेक्टली का मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हम सोल्डर पेस्ट लगा के डायरेक्टली उनको हम मतलब कि हॉट एयर के थ्रू सोल्ड कर देते हैं, मतलब कि उनमें पिंस नहीं निकालना पड़ता, मतलब कि जो प्लेटेड थ्रू होल कंपोनेंट होते हैं वैसे नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली बाउंड हो जाते हैं। तो वो हमसे पूछा गया है। अब देखिए, अगर आपसे PCB में सरफेस जहाँ आ जाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सरफेस, PCB सरफेस और माउंटिंग, यहाँ पे माउंटिंग है, माउंटिंग और प्लेसिंग द कंपोनेंट, तो जहाँ कहीं भी आ जाए तो आपको याद रखना है दैट इज सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, SMT, सरफेस माउंट। इसके आगे टेक्नोलॉजी भी है, तो वही टेक्नोलॉजी का तो पूछा ही गया है, तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं दिखने में जो SMD डिवाइसेस होते हैं, सरफेस माउंट डिवाइस, इनमें कोई भी पिंस वगैरह नहीं होती है, और होती भी है तो वो दोस्तों हमारे जो थ्रू होल कंपोनेंट होते हैं वैसी नहीं होती है। इनकी पिंस गलविंग टाइप हो गई हो या फिर क्वाड फ्लैट पैक, इस प्रकार की पैकेजिंग होती हैं अलग अलग। तो उनमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सोल्डर पेस्ट को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, मतलब कि इनका जो सोल्डर, जैसे कि हम नॉर्मल सोल्डर में क्या करते हैं, सोल्डर वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, सोल्डर पेस्ट की फॉर्म में सोल्डर होता है, तो वो लगा के हम डायरेक्टली इनको हॉट एयर देके माउंट कर देते हैं PCB के सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों एक सर्किट दिया गया है जिसमें कि 2 5 किलो ओम के रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों ही रजिस्टर 5 किलो ओम के हैं, R1 एंड R2, जो कि 8 वोल्ट, यहाँ पे 8 है दोस्तों, ये 10 नहीं है, क्वेश्चन में 8 दिया गया है। तो 8 वोल्ट पावर सोर्स या फिर बैटरी सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है, या फिर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो हमें इनके बीच में क्या वोल्टेज देखने को मिलेगा वो हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार से सर्किट देखने को मिले तो वो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी गया है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में दोस्तों यदि आपको किन्हीं भी रजिस्टर के बीच या फिर रजिस्टर का वोल्टेज फाइंड करना है तो इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है V out = Vin × R2/R1 + R2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो है इनके बीच का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका दोस्तों सिंपल सा, अगर आप सर्किट को थोड़ा ध्यान से समझें, देखिए दोनों ही रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं, 5 किलो ओम के, और वोल्टेज सोर्स हमारा कितना है, 8 वोल्ट। तो अगर दोनों ही रजिस्टर के बीच में फाइंड करना है और दोनों ही सेम वैल्यू के रजिस्टर हैं तो जो भी वोल्टेज सोर्स दिया गया उसका आप आधा कर दीजिए। तो यहाँ पे 8 दिया गया है, तो ऑप्शन सी यानी 4 वोल्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, SR लैच के बारे में पूछा गया है, और इसमें ये पूछा गया है अगर हमें नॉर लैच बनानी है, मतलब कि नॉर गेट का यूज़ करके लैच बनानी है तो हमें कितने नॉर गेट लगेंगे। तो ये हमसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछा गया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली नॉर गेट का यूज़ करके हमने एक लैच सर्किट बनाया है, जिसमें कि हम 2 नॉर गेट का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें देख सकते हैं आपस में क्रॉस लूप कनेक्शन है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रॉस लूप कनेक्शन, मतलब कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो बेसिकली कितने गेट लग रहे हैं, 2 गेट लग रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 नॉर गेट। तो यहाँ पे 2 नॉर गेट का यूज़ करके
हम एक एसआर लैच बना सकते हैं। अब यहाँ पे एसआर लैच जो है वो नैंड गेट और नॉर गेट दोनों का यूज़ करके बना सकते हैं। अगर नॉर गेट का यूज़ करके बनाए तो उसको हम नॉर लैच बोलते हैं, उसमें भी 2 गेट चाहिए। और अगर नैंड गेट का यूज़ करके बनाएंगे तो उसमें भी हमें 2 नैंड गेट चाहिए पड़ेंगे। इस तरीके से हम एसआर लैच बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि 10 किलो ओम का एक रजिस्टर है जो कि 10 वोल्ट डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, तो हमें करंट की वैल्यू पता लगानी है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें आई को फाइंड करना है। तो ओम के नियम से क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो बस सिंपल है, वैल्यू को आप पुट कीजिए 10 अपॉन 10 किलो, मतलब कि 10 अपॉन 10,000, और उसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिली एम्पियर यानी ऑप्शन बी 1 मिली एम्पियर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जो स्टैटिक ट्रांसफर स्विच होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक ट्रांसफर स्विच होता क्या है। तो ये बेसिकली दोस्तों यूपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हम सभी लोगों ने ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली हम वहाँ पे पढ़ते हैं स्टैटिक ट्रांसफर स्विच के बारे में। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक ट्रांसफर स्विच लगे हुए हैं। तो यहाँ पे काम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से हमारी मेन पावर सप्लाई आ रही है। तो ये एक ऑफलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए यदि हमारी मेन सप्लाई आ रही है तो उस टाइम जो मेन सप्लाई से जो लोड हमारा है वो डायरेक्टली स्टैटिक स्विच के माध्यम से हमारी मेन सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब मेन सप्लाई आती है तो इसी के साथ साथ रेक्टिफायर के थ्रू हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहती है यूपीएस की। अब मान लीजिए हमारी मेन पावर सप्लाई चली गई, मतलब कि कट हो गई पावर सप्लाई, तो उस टाइम जो स्टैटिक स्विच है वो क्या करेगा, हमारी पावर सप्लाई को स्विच कर देगा, मतलब कि हमारे लोड को स्विच करेगा किस पे, बैटरी के पावर पे। तो इस टाइम बैटरी से पावर ली जाएगी इन्वर्टर के द्वारा उसको एसी में कन्वर्ट करके। तो ये क्या कर रहा है, लोड को स्विच कर रहा है। कब, जब मेन पावर नहीं आ रही हो, मतलब मेन पावर से बैटरी पर स्विच कर रहा है, और जब मेन पावर नहीं आ रही हो उस टाइम अपने लोड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन दिए गए हमारे, टू सप्लाई इमीडिएट पावर टू द लोड। तो इमीडिएट पावर तो पहुंचती है लेकिन ये डायरेक्टली नहीं पहुंचाता है। टू स्विच द सेंसिंग सर्किट, तो बेसिकली सेंसिंग सर्किट को स्विच करने के लिए, तो जी नहीं, सेंसिंग सर्किट सेंस करता है कि पावर सप्लाई आ रही है या नहीं, उसके बाद स्विच करता है स्टैटिक ट्रांसफर स्विच। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया है, टू स्विच द लोड बिटवीन यूपीएस एंड द मेन्स पावर एंड टू सप्लाई इमीडिएट पावर टू द लोड। तो जी यहाँ ऑप्शन सी इसका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोड को यूपीएस और मेन पावर के बीच में ये स्विच करता है ताकि लोड को इमीडिएट पावर की सप्लाई हो सके। ऑप्शन डी भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही मिलता जुलता दिया गया है, टू स्विच द लोड बिटवीन द यूपीएस एंड द मेन्स पावर। बट बेसिकली यहाँ पे दोस्तों भाषा का अंतर है, बट इस केस में हम ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे क्योंकि इसमें आगे भी क्लियरली दिया हुआ है इमीडिएट पावर टू सप्लाई इमीडिएट पावर टू द लोड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आईजीबीटी हैज़ डैश रेटेड फ्रिक्वेंसी। तो आईजीबीटी की रेटेड फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों जो आईजीबीटी होती है उसकी रेटेड फ्रिक्वेंसी 38 किलोहर्ट्ज़ के अराउंड होती है, बट हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो 20 किलोहर्ट्ज़ दिया गया है, तो ऑप्शन 20 का हम लगा देंगे। अब देखिए आईजीबीटी और मॉसफेट, आपसे इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा डिवाइस हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो उस टाइम आपको याद रखना है आईजीबीटी ज़्यादा वोल्टेज पर काम कर सकता है लेकिन कम फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा। वहीं अगर हम मॉसफेट की बात करें तो वो ज़्यादा वोल्टेज पर काम नहीं कर सकता लेकिन ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकता है। और दोस्तों आईजीबीटी की यूज़ की बात करें तो हम सभी लोगों ने इंडियन ट्रेन, मतलब कि रेलगाड़ी में तो सफ़र किया ही होगा, और हम सभी जानते हैं कि रेलगाड़ी में जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक इंजन आते हैं तो उन सभी में दोस्तों हम आईजीबीटी बेस्ड बीएफडी यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस का यूज़ करते हैं। बीएफडी से ही दोस्तों हम अपने जो लोकोमोटिव होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और वीएफडी को हम बनाते हैं आईजीबीटी का यूज़ करके। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे तो दोस्तों हम 25 हज़ार वोल्टेज पर काम कर रहे हैं, तो उस टाइम हम आईजीबीटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सिलिकॉन डायोड के फॉरवर्ड टर्न ऑन वोल्टेज के बारे में पूछा गया है कि सिलिकॉन डायोड होता है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप या फिर फॉरवर्ड टर्न ऑन वोल्टेज क्या है। तो सिलिकॉन के लिए हम सभी जानते हैं सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, और यदि जर्मेनियम का पूछा तो 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 220 किलो ओम रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कलर कोडिंग होगा इसके लिए। तो ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लेंगे। फिर भी इसका अगर हम देखें तो 2 यानी रेड एंड यहाँ पे 40 है तो येलो। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा रेड एंड येलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग
in which continuous and time varying values of analog signals are divided into non-overlapping discrete and unique value assigned to each sub-range। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि वो कौन सी डिवाइस है, बेसिकली वो कौन सी प्रोसेसिंग है, मतलब कि वो कौन सी क्रिया है जिसमें कि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस जो बेरिंग वैल्यूज होती है टाइम बेरिंग, उसको हम नॉन ओवरलैपिंग या फिर डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम होता क्या है, हम कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें बेसिकली 3 प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है सैम्पलिंग, दूसरी होती है क्वांटाइजेशन, तीसरी होती है एनकोडिंग। तो 3 बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस होती हैं। तो सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, अपने एनालॉग सिग्नल से अलग अलग सैंपल को लेते हैं। क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं हम, अब क्वांटाइजेशन को आप आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि हम मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, हमारे पास अगर कोई घटती बढ़ती वैल्यू है तो उसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कोई रेंज है, मान लीजिए 9.2 है या फिर 9.3 है या फिर 9.7 या 9.8 है, तो हमने उसको घुमा फिरा के 10 मान लिया कि 10 के आसपास है तो 10 उसको मान लेते हैं। तो ये बेसिकली क्वांटाइजेशन में होता है। तो सैम्पलिंग में तो दोस्तों हम सैंपल लेते हैं सिग्नल से, तो ये तो नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा, इम्यूनाइजेशन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बेसिकली पूछा गया है कि जो यहाँ पे वेवफॉर्म दिया गया है ये जेके फ्लिप फ्लॉप के किस एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिसेंट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इस सभी के बारे में बताया था, डिटेल से बताया था, एक्सप्लेन किया था कि फ्लिप फ्लॉप को और हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं या फिर काउंटर्स को भी हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो इसको वेवफॉर्म को आप समझिए ध्यान से, ये हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि हम मान लेते हैं जो कि है t, और अगर इस टाइम इसकी फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, f = 1/t, मतलब कि 1/t। ओके, तो क्लॉक फ्रिक्वेंसी के लिए यदि टाइम पीरियड t है तो इस टाइम इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी f = 1/t। अब दोस्तों हम इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट देखते हैं जो कि q है। तो यदि हम इसकी वेवफॉर्म देखें और इसका टाइम पीरियड देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका टाइम पीरियड है वो हमारे क्लॉक सिग्नल से डबल हो चुका है, मतलब कि बढ़ गया है। और हम सभी जानते हैं यदि टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी हमारी घटती है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया, 2t, मतलब कि 2 टाइम्स t। तो इस टाइम हम फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हमारी फ्रिक्वेंसी हमारी आधी हो जाएगी, मतलब कि f/2। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यानी फ्रिक्वेंसी डिवाइडर। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी गया है फ्रिक्वेंसी डिवाइडर। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर, या फिर फ्रिक्वेंसी डिवाइडर के रूप में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों एक क्वेश्चन रह गया था कि कलर टीवी सिस्टम में एक टर्म्स होती है ह्यू, HUE, इसको आप क्या पढ़ते हैं, और एक है सैचुरेशन। इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर होता है वो हमसे पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप इसको आप सभी लोगों ने यूज किया ही होगा, जब कभी आप अपने फ़ोन्स में या फिर कंप्यूटर में फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो उस टाइम हम सभी जानते हैं जो ह्यू ऑप्शन होता है, इसको यदि हम घटाते बढ़ाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी फ़ोटो का कलर चेंज होता है। बेसिकली पिंक शेड से आ जाएगी, ग्रीन शेड से आ जाएगी, मतलब कि कलर चेंज होता है। और यदि हम सैचुरेशन ऑप्शन को घटाते बढ़ाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारी फ़ोटो में जो कलर होते हैं कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर येलो कलर तो येलो कलर और डार्क होता जाएगा, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो सैचुरेशन से बेसिकली क्या होता है कि हम इंटेंसिटी कंट्रोल करते हैं कलर की, और ह्यू क्या करता है, ह्यू बेसिकली कलर ही चेंज कर देता है। तो वही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यू रिफर्स टू द कलर ऑफ इमेज, क्योंकि ह्यू हमारा क्या चेंज कर रहा था, इमेज का कलर। एंड सैचुरेशन रिफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ कलर, सैचुरेशन क्या कर रही थी, हमारे इमेज के कलर को इंटेंसिटी बढ़ा रही थी कलर की। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन हो, अगर आप फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो उसको आप इंस्टॉल करके देखिएगा ह्यू एंड सैचुरेशन ऑप्शन को। तो जब आप ह्यू को कंट्रोल करेंगे तो कलर चेंज होगा, और सैचुरेशन को कंट्रोल करेंगे तो आपकी इमेज की इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी घटेगी और बढ़ेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से। अगर आप नए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं IIT लेवल पर किसी भी टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसी प्रकार की MCQ सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर करिएगा जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।